शादी की पहली रात को अपनी पत्नी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो वह दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो सोचते ही रह गया कि पत्नी से कहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो वह मेरे पैरों से मैं गिर गई। बोली, मुझे 15 दिन का समय दे दे, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मन गया तो वह बोली, आप कभी भी इस बच्चे को चेहरा नहीं देखेंगे तो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इस बच्चे को कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस बात के लिए मैं राजी हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मुझे अपने कारोबार में बहुत मुनाफा होने लगा था। मैं सोचने लगा, जरा उस बच्चे का चेहरा तो देखूं। मगर मेरी पत्नी उसके चेहरे को हमेशा ढक कर रखती थी और एक दिन मौका पाकर मैं यूं ही चेहरे से कपड़ा हटा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वह मैं बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूं। मैंने अगले ही दिन माँ से बात की और बोला, माँ मेरी भी शादी करा दो, 38 साल का हो चुका हूँ। माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मोहन तुम्हारे मन की शादी का विचार कहाँ से आया? अभी तेरे छोटे भाई की शादी है, अभी शादी से बहुत ज्यादा खर्चा हुआ, तुरंत दूसरी शादी कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे चेहरे पर चिंता की तकलीफ साफ साफ झलक रही थी। मैं बोला, भाई से बड़ा मैं था, रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं आपके फिक्र ना करूं तो कौन करेगा? माँ के चेहरे पर वक्त मुस्कुराहट ही रही थी। अब वह भी मुस्कुराकर बोली, क्यों फिक्र करता मेरे बच्चे, तू देखना मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। मैंने सर हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए एक गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई थी। वह बोली, ये खा लो। चेहरा बिगड़ते हुए कहा मैं, हाँ आप पर हर रोज मुझे यह कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली, मोहन तुम तो यह गोलियां बचपन से ही खा रहे हो क्योंकि तुम्हारे गुर्दों की तकलीफ है ना। डॉक्टर ने कहा था कि जरा सी भी लापरवाही के बनाए लिहाज बिगड़ जाएगा, फिर सोचो तुम्हारी शादी कैसे कराऊंगी। मैंने हंसकर वहां विदाई खाई, अपने काम पर आ गया। माँ कुछ दिनों तक मेरी शादी टालती जा रही थी। मुझे तो शक हो रहा था कि वह मेरी शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं बिजनेस में जो मुनाफा कमाता हूँ वह पूरा माँ के हाथ में ही लाकर देता हूँ। उनको यार डर लगेगा कि मेरी पत्नी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो माँ मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को अंजलि नाम की लड़की पसंद आ गई। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल पड़ा। वह इतनी हसीन थी कि कोई जवान ही नहीं। मैंने माँ को हाँ कह दी तो मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। सोच कर ही दिल खुश हो जाता था। हम बारात लेकर पहुंचे तो दुल्हन बनके सजी अंजलि को मेरे साथ बिठा दिया गया। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई और फिर दुल्हन की विदाई का रस्म समय आ गया और हम घर वापस आ गए। रात के 10 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो अंजलि सुहागरात के पल्लू में मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वह रोती हुई बोली, पिछले 2 घंटों से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे अंजलि की बड़ी दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर आया। अस्पताल में लेकर गया तो इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर लिया गया। मैंने देखकर हैरान हो गया कि वो यह सब क्या हो रहा है। 6 घंटे में यूं ही बैठा रहा। तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो आपको बेटा पैदा हुआ। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर था। ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? नर्स मेरे तरफ देखकर, शांति आपकी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे चल पड़ा। बेड पर अंजलि आराम से लेटी हुई थी। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए मुझे? लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी धोखेबाज से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर आजाद कर देता हूँ। मेरी यह बात सुनकर अंजलि के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। यह उठकर मेरे पास आई, मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी। बोली, मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से बेदखल मत करो। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह से धुतकार देंगे तो ये कहाँ जाऊंगी। आप मुझे सिर्फ 15 दिन का समय दे दे, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूंगी। मैं मोहन, अगर आज आपने मेरी इज्जत बचा ली तो कयामत के दिन भगवान आपकी मदद करेगा।
अंजलि के इन शब्दों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं बोला ठीक है, 15 दिन तक मुझे तुझे देता हूँ, उससे आगे कुछ नहीं। रोते हुए बोली, अभी भूल कर भी मेरे बेटे की शक्ल मत देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे वक्त क्या मतलब पत्नी के बच्चे से जो मैं उसकी शक्ल देखता रहता है, इसलिए मैं अंजलि से एक वादा कर लिया। तो वह बिल्कुल बेफिक्र हो गई। अब उससे ज्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था। घर वालों से क्या कहूँगा, शादी की पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया। अंजलि शायद मेरी सोच से डूबी शक्ल देखकर समझ चुकी थी, इसलिए वह बोली, मोहन आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूंगी। अंजलि की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया। हम दोनों सुबह घर जाकर पहुंचे तो लिविंग रूम में मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे और फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है मोहन, तुम लोग यहाँ कहाँ गायब हो गए थे। अंजलि आगे बढ़ी और बोली, आधी रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने मोहन से जिद की तो वह मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन चले गए तो गार्डन में पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज आने लगी। हमें जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो वह नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैं उसे अपने साथ घर ले आई हूँ। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने मोहन को हाथ से बच्चे से लिया। बोली, मोहन तुम जानते हो ना, ऐसे मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चों को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकते हो ना। मैंने ना में सिर हिला लिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, यह आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया। शादी के बाद सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया। मैंने क्या सोचा था कि क्या हो जाएगा। मेरी पत्नी हर वक्त अपने बच्चे की में ही उलझी रहती थी और अपने बेटे का चेहरा छुपाती रहती थी। मैं परेशान रहने लगा। अंजलि ने अपने बेटे का नाम अक्ष रखा था। माँ अक्सर मुझे समझाया करती थी, मोहन अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे के घर ले आए तो उसे यूं दूरी मत बना के रखो। माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। मैं बिजनेस में मैन था। कुछ महीने में मेरा काम इतना बड़ा अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगा कि बच्चे के आने की वजह से हुआ है। अंजलि का यह बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं पत्नी को वापस जाने को भी नहीं कह सकता था कि कहीं फिर मुझे धंधे के नुकसान ना पड़े। मेरा दिल कहता था कि मैं इसके साथ आगे की जिंदगी नहीं बिता सकता था, जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ। जब मैं काम से घर लौटा तो देखा कि अक्षय अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था, लेकिन नहीं हटा पा रहा था। पहले तो मैंने सोचा अंजलि को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया तो ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी कि मैं उसके चेहरे से कपड़ा भी नहीं हटाऊं पाऊं। मगर फिर अंजलि की कही हुई बात आज मेरे फिर से कानों में गूंजने लगी कि बच्चे की शक्ल नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैंने हिम्मत कर बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। यह देखकर तो मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि अर्श तो हूबहू मेरे जैसे ही था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मेरी ही फोटो कॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और अंजलि अंदर आ गई। वह मुझे और अर्श को साथ देखकर हक्का बक्का रह गई। वह भागती हुई मेरे पास आई, बोली, आपने क्या कर दिया है। मैं उसकी तरफ देखना ही रह गया और बोला, अंजलि मुझे यह बता, यह बच्चा किसका है। तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही इस बच्चे को जन्म दिया। अंजलि बोली, मोहन आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं दहाड़ कर बोला, जब मैं शादी से पहले ही रात को जन्म लेने बच्चों को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो यकीन मानना मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। अंजलि गहरी सोच में पड़ गई और ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताऊं कि झूठ। और फिर हिम्मत करके वो बोली, आपका बच्चा है। हंस पड़ा और बोला, मुझे मालूम था। तब जैसी औरतें थोपना चाहती हैं, लेकिन मैं अब कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा। मैं ये सब सच जानना चाहता हूँ, और याद रखो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला पुलिस बुला लूंगा। अंजलि रोने लगी और बोली, मोहन आप मुझ पर यकीन करें, यह सच में आपकी ही का बच्चा है। आपका झूठ सुनकर मैं दंग रह गया। अंजलि, तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो। तुम यकीन करो मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे से छोड़कर बाहर चला गया और सोचने लगा कि जिस लड़की ने 9 महीने तक
अपना पाप अपने माँ बाप को नहीं बताया और दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था, वह तो सब कुछ कर सकती है। मैं फैसले की घड़ी तक पहुंच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अंजलि को तलाक दे दूंगा, लेकिन उस बच्चे का शक्ल मेरे से हूबहू थी। मैंने किसी लड़की को बात भी नहीं की थी, पर यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है? यह भी तो हो सकता है कि सच में यह वही हो, मगर मैंने सोच लिया कि जैसे ही मेरे सामने अंजलि का सच आ जाएगा, मैं तो अंजलि की तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैंने सोने के लिए चला गया। सारी रात रुक रुक कर रो रहा था। अंजलि गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था, फिर यह बेटा आपका है, अब अभी मालूम पड़ गया है, तो आपसे मुझे इस तरह की बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। बच्ची सारी रात बुखार में तपता रहा, मगर आपको जरा सा भी दया उस पर नहीं आई। आप उसे अस्पताल ले चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैंने उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचा, तो नर्स ने इलाज की। 2-3 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया। मेरे दिल में विचार आया कि क्यों ना हम इसे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लूं। मैंने अंजलि से छुपाकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलने वाला था। हम घर पहुंच चुके थे। अक्षय का बुखार अब रुक चुका था और वह सारा दिन आराम से खेल रहा था। मैं कल का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और दूसरे दिन का सूरज निकल आया। सुबह 10 बजे मुझे लैब में कॉल आ गई। अब आकर टेस्ट की रिपोर्ट ले जाए। धड़कते दिल के साथ मैं लैब पहुंचा तो वहां रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सच में विचार में पड़ गया कि मेरा और अक्षय डीएनए टेस्ट मैच हो गया था। यह साबित हो चुका है कि वह मेरा बेटा है। मेरा दिमाग घूमने लगा। मेरा सिर से इस कदर दर्द होने लगा कि मुझे उस जगह से उठना भी मुश्किल लग रहा था। जब जरा सा संभलता तो घर के लिए निकल पड़ा, ताकि अंजलि से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं जब घर पहुंचा तो माँ अंजलि साथ में बैठकर किसी के बारे में बात कर रही थी। वह मुझे देखकर चौंक गई। मैंने वह रिपोर्ट अंजलि के मुंह पर दे मारी और बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि अक्षय मेरा बेटा है। अब तुम ही बताओ यह सब क्या है? कैसे? मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन देखा था, उससे पहले मैं तुम्हें जानता नहीं था। फिर यह सब कैसे हुआ? माँ बोली, मोहन यह रिपोर्ट सच है, तुम ही इसके बाप हो। मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ उसके झूठ में शामिल हैं? मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे और चक्कर आकर मैं नीचे गिर गया। जब होश में आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मैं कुछ ज्यादा ही तकलीफ में था। ऐसा लग रहा था मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कोई तेज तरार ट्रक मेरी गाड़ी से टकराया था और फिर शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी अंजलि खड़ी थी और कह रही थी कि मुबारक हो, मैं पेट से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने आंखें खोल दी थी। सामने अंजलि और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बोली, बेटा आज से 3 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि अंजलि तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर अंजलि पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे के आस में बहुत खुश रहने लगे थे। हर तरफ खुशियां खुशियां थी। फिर एक दिन पार्टी के वापस आ रहे थे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम कोमा में चले गए। तुमने महीने में एक लाश की तरह गुजारे थे और फिर तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए थे, लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम अंजलि को भूल चुके थे। अंजलि पेट से थी, ऐसे में उसका यहाँ रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं उसको कुछ दिन के लिए उसके मायके भेज दी थी। तुम्हें यह रोज याददाश्त वाली जख्म भरने वाली दवाइयाँ कहकर खिलाती थी कि तुम्हारी गुर्दों में तकलीफ है, हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे। मेरे भाई की शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हें डांटती रही और फिर सोच विचार करने के बाद गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाकर अंजलि को